हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान 2024 का जो चौथा सेट है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। देखिए इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाला 3 सेट पूरा कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वन शॉट वाली वीडियो भी है और वैसी भी वीडियो कई वीडियो में भी है। ठीक है। और ये जो है सेट नंबर आपका 4 वाला है, इसको हल करेंगे आज। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं बहुविकल्पी वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं क्वेश्चन और आंसर सब लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान 12th का ये है सेट नंबर 4 2024 का, कोड नंबर है 348 GJ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पहले आता है। आपका क्या आता है, पहले बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो 4746001276 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और पीडीएफ को खरीद लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें देखिए थायमिन, थायमिन नहीं होता है, गलत हो गया, थायमिन होता है। ठीक ना। थायमिन होता है, एडिनिन होता है और गुआनिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। ये वाला आपका नहीं होता है, ये वाला और ये सब होता है। ठीक है। थायमिन होता है, एडिनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरेसिल आपका आरएनए में होता है। किसमें होता है, आरएनए में। मुझे लग रहा है ये अनसॉल्व पेपर में आंसर जो दिया है गलत दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अनसॉल्व पेपर में आंसर क्या दिया है। अभी तो हम सेट नंबर 4 का पहला है, उपस्थित नहीं होता है इसका। देखिए देखिए यहाँ पर आंसर दिया है क का पहला दिया है ना। क का पहला देखिए इसमें क्या है, सेट नंबर 4 में देखिए क का पहला आपका देखिए थाइमिन है। लेकिन ये क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। तो क का दूसरा सही हुआ, कौन हुआ, क का दूसरा। तो यूरेसिल आपका नहीं होता है, किस में होता है, ये आरएनए में होता है। उसके बाद देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया। तो जो मेंडल थे वो अपने जो उनका प्रयोग था, मटर का जो प्रयोग था उसमें 7 विपरीतार्थ का प्रयोग किया था। ठीक ना, लक्षणों को सम्मिलित किया था। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग वाला। ये आपका है दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो आपका लघु बीजाणु धानी के अंदर ये क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक ना। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, तो लघु बीजाणु धानी के भीतर। ठीक है। अति लघु उत्तरी प्रश्न आ गया आपका। देखिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है, ये भी एक एक नंबर का आपका होता है। तो देखिए इसमें एक एक नंबर का होता है, तो वैसा ही आपको आंसर भी देना रहता है। ठीक है। जैसे ये इतना छोटा छोटा आंसर उसमें ऑप्शन वाला होता है ना, उतना ही बड़ा आंसर देना होता है। देखिए यहाँ पर मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। मलेरिया रोग का संचरण एनाफिलीज मादा मच्छर के कारण होता है। जो मलेरिया रोग होता है किसके द्वारा पैदा होता है, तो ये एनाफिलीज एक मादा मच्छर होता है, उसी के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। ठीक है ना। कौन सा, एनाफिलीज। इसका नाम याद रखिएगा, एनाफिलीज मादा मच्छर। अब देखिए यहाँ पर ख वाला है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। तो ये पीसीआर का देखिए पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। ठीक ना। पी से पॉलीमरेज, सी से चैन और आर से रिएक्शन, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा खरगोश। क्या हो जाएगा, खरगोश हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त है। तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। कौन सा, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल जो होते हैं परागणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधों के लिए उत्पाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्पाद का प्रयोग किया जाता है हरे पौधों के लिए। ठीक है।
उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3 आपका, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन क्या होता है? देखिए, यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। जीवों में यह क्रिया उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान सूक्ष्म जीवों का होता है, जो किसी भी जीव के लाश को, यानी कि उसकी मृत शरीर को धीरे धीरे बहुत ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर उसे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई जीव होता है, जो जीव होता है ना, जब वो मरते हैं तब उनका क्या होता है, अपघटन होता है। यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना या फिर उसको काट काट कर खा जाना। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही एक आपका अपघटन कहलाता है। ठीक है, उसको समाप्त कर देना या फिर अपने पारिस्थितिक तंत्र में क्या करना, हिस्सा में मतलब शामिल कर लेना। अब देखिए, किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। किन्हीं दो किण्वित मतलब जो किण्वित करने से पेय पदार्थ बनते हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया। ठीक ना, पेय पदार्थ में देखिए किण्वित पेय पदार्थों के कुछ उदाहरण निम्न है। तो यहाँ पर देखिए वाइन है, वाइन का मतलब वही शराब। बियर है, बियर जो आप जानते ही हैं। और देखिए साइडर है, कोम्बुचा कोम्बुचा है, अदरक बियर है, केफिर क्वास है आदि। ठीक ना, ये सब जितने भी पीने योग्य जो दारू शराब जितने भी प्रकार के बनते हैं, सब ये किण्वित ही बनते हैं। ठीक ना, यानी कि जब तक वह कीड़ों के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक नहीं बनते। जैसे कोई चीज़ सड़ा कर बनाई जाती है, उसी प्रकार से उसको सड़ा कर बनाया जाता है। ठीक है, तो पूरा उसको सड़ाया जाता है, जब तक उसमें कीड़ा न लग जाए तब तक सड़ाया जाता है, तब वो बनता है। उसके बाद देखिए ग वाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया या निषेचन से भविष्य के शिशुओं के लिए भ्रूण बनते हैं। बाद में सभी भ्रूणों में से सबसे योग्य भ्रूण का चयन करके उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा ताकि वह विकसित हो सके। वर्तमान में इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक ना, वर्तमान में कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। अब देखिए जो आपका इसमें क्या होता है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया का निषेचन से भविष्य के शिशुओं के लिए भ्रूण बनते हैं। यानी कि ये पहले से ही ऐसे भ्रूण बना लिए जाते हैं जिससे बच्चे जो हैं जो एकदम मतलब क्या हो, हष्ट पुष्ट हों। ठीक है, स्वस्थ हों। बाद में सभी भ्रूणों में से सबसे योग्य भ्रूण का चयन करके, यानी कि जो सबसे अच्छा वाला भ्रूण होता है उसका चयन करके उसे गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, गर्भाशय में छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वह विकसित हो सकें। वर्तमान में इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है। और ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन है, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में दो अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए समयुग्मजी, यहाँ पर विषम युग्मजी। अब देखिए युग्मजी में किसी जीव में किसी गुण के लिए एक ही तरह के एलील होते हैं। जो समयुग्मजी होता है उसमें एक जीव है तो उसमें एक गुण के लिए एक ही तरह के एलील होते हैं। और इसमें जबकि विषम युग्मजी में किसी गुण के लिए जीव के दोनों एलील अलग 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 होते हैं। ठीक ना, दोनों एलील क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। उसमें देखिए समयुग्मजी को होमोजीनस कहते हैं। जो समयुग्मजी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस बोलते हैं। और विषम युग्मजी को हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। राइबोसोम देखिए अंगा वाला क्वेश्चन है, राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। तो राइबोसोम के दो प्रमुख कार्य, पहला है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए यानी कि mRNA में कोडित सूचना का अनुवाद करते हैं। और दूसरा है राइबोसोम पहले से बने प्रोटीन को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो आपका राइबोसोम होता है यह प्रोटीन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका आता है, बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता पर क्या करना है आपको, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए बहुभ्रूणता आवृतबीजी पौधों के एक बीज में सामान्यतः एक जीवन क्षम यानी कि वाइएबल भ्रूण बनता है, परंतु कुछ आवृतबीजी
वंशों में बीजों में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, यह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, यह अवस्था क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इतने अच्छे से दिख रहा है आपको, कोई समस्या नहीं है आपको, एकदम नोट अच्छे से बनाते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गया हो कि आवृतबीजी पौधों के एक बीज में सामान्यतः एक जीवनक्षम यानी कि वाइएबल भ्रूण बनता है, परंतु कुछ आवृतबीजी वंशों में बीजों में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है, यह अवस्था बहुभ्रूणता कहलाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बनाना है, स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए ये स्त्री केसर यानी कि जो आपका ये पुष्प होता है, जो स्त्री वाला पुष्प होता है, तो ये देखिए पुष्प है, ये पुष्प का स्त्री केसर है। ठीक है, इसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय लिख लेना है। देखो यहाँ पर बोलते हैं सिग्मा और स्टाइल और ओवरी, ओवरी ओवेलस। ठीक है, ओवेलस ओयूलस। तो यहाँ पर आपको ये ओवेलस है और ये ओवरी है और ये जो आपको डंडी दिख रही स्टाइली है और ये आपको जो दिख रहा है सिग्मा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, चित्र बनाना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियां देखिए कौन सा है, सेमिनल है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स है, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां आदि। ठीक है, तो 3 ग्रंथियां लिखना था, 3 ग्रंथियां लिख दी, और कहता तो और लिखा जाता। यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। यहाँ पर है प्राथमिक उत्पादकता और एक और है द्वितीयक उत्पादकता। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं ऊर्जा को, प्रकाश संश्लेषण एवं ऊर्जा को रसायन संश्लेषण से यहाँ पर देखो फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर हम भूल गए तो इसको लिखना, तो फिर से लिखें। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से, फिर इसको लिखिएगा, सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से और ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। इसमें जो द्वितीयक उत्पादकता है, इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक संश्लेषण से ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है, और इसमें वही होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। ठीक है, इसको किसमें, इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जा सकता है। इसे ऊर्जा के संचयन, इसे ऊर्जा के संचयन दर, इसे ऊर्जा के संचयन दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जा सकता है। और इसमें तीसरे पॉइंट हो जाएगी, इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें सकल एवं शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें द्वितीयक उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाला जो है इसमें प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका अंतर था, 3 अंतर था। तीनों आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और ये प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया। देखिए प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक वर्ण यानी कि प्राकृतिक वर्ण कहिए चाहे प्राकृतिक चयन कहिए, बात है कि जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती हैं। इसे योग्यतम की उत्तर जीविता कहते हैं। इसे योग्यतम की क्या कहते हैं, उत्तर जीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार देखिए प्रकृति ऐसे ही जो धारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक होती है ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। प्रतिबंधन एंजाइम के मुख्य कार्य, यहाँ पर देखिए पहला है बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। पहला क्या है, बैक्टीरिया को वायरस से बचाना। बैक्टीरिया में मौजूद प्रतिबंध एंजाइम विदेशी डीएनए को काट कर बैक्टीरिया को
संक्रमण से बचाते हैं। उसके बाद डीएनए में बिंदु उत्परिवर्तन का पता लगाना, तो देखिए प्रतिबंध एंजाइम डीएनए में विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर काटते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है डीएनए में हेर फेर करना, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबंध एंजाइमों का इस्तेमाल प्रयोगशाला में डीएनए के टुकड़ों में हेर फेर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग वाला आता है, 5 का ग है। देखिए अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पर देखिए सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि अनेक स्पर्धाओं का सामना करना पड़ता है। जब कोई भी जीव वर्ग किसी अन्य पारिस्थितिक आवास में प्रवेश करता है तो यह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है। मतलब आप लोग समझें, इसमें जब कोई सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अपने जीवन काल में भोजन, सुरक्षा, स्थान, जनन आदि का ये क्या स्पर्धा, इनका सामना करना पड़ता है। ठीक ना, भोजन होना चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए उनको, स्थान भी अच्छा चाहिए, ठीक है, जनन भी उनका होना चाहिए। तो ये सब इन चीज़ों की समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जब कोई जीव जो होता है, जब कोई पक्षी है या जानवर है अपने यहाँ अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह स्थान कोई दूसरे जंगल में जाता है, तो उस जंगल का रहन सहन जैसा होता है उसी प्रकार से वह ढलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, तो यह स्वयं को उस आवास के अनुकूल रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। आगे चलते हम लोग, रूपांतरित कर लेता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न आवासों में पहुँचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, देखिए इसके फलस्वरूप विभिन्न आवासों में पहुँचने पर नई जातियों में विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण या अपसारी विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 का घ आ गया। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए, तो अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल होते हैं। इनमें बीज नहीं होते हैं, इन्हें बीज रहित या कुंवारी फल भी कहते हैं। ठीक ना, इसमें जिन फलों में बीज नहीं होते हैं उनको बीज रहित या कुंवारी फल भी कहते हैं। उसके बाद देखिए ये सामान्य फल की तरह दिखते हैं। ये कैसे दिखते हैं, सामान्य फल जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, जैसे सेब हो गया वैसे ही दिखते हैं। ठीक ना, सेब है, सेब संतरा की तरह। यहाँ पर देखिए पहला देखिए अनानास में आपका बीज नहीं होता है। केला दिया है, इसमें बीज नहीं होता है, तो इनमें बीज नहीं होते। तो ये देखिए खीरा में तो बीज होता है। अंगूर में नहीं होता है। संतरा है, परसिमोन है, और ब्रेड फ्रूट जैसी कई किस्मों में पार्थेनोकार्पी स्वाभाविक रूप से होती है। ठीक है, ये क्या होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। अनिषेक जनित फल पौधों और जानवरों दोनों में हो सकते हैं। जो अनिषेक जनित होता है यह पौधों और जानवरों दोनों में हो सकता है। जानवरों में अनिषेक जनित फलन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, फलन पौधों और जानवरों दोनों में हो सकते हैं। जानवरों में अनिषेक जनित फलन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनित फलन पौधों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बीज रहित फल शाकाहारी जानवरों के लिए आकर्षक होते हैं। जिसमें बीज नहीं होते हैं वो वाले फल जो होते हैं वह शाकाहारी जानवरों के लिए क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें बीज नहीं होता है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया नंबर लेकर आइए। ठीक है, तो आज के लिए प्रश्न नंबर 5 तक ही रहेगा, और अगली वीडियो में आपके नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा हम हल करा देंगे। 6 से 7 8 9, ठीक ना, 4 क्वेश्चन बचे हैं और चारों क्वेश्चन का अथवा मथवा सब करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।